हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, कैसे एक कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम सेट करेगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हम एमआरएस, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जैसे आपको इस PDF में दिख रहा है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर यह बताती है कि जब किसी उपभोक्ता के पास कितनी वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुएं हो तो वह एक के स्थान पर क्या करती है, दूसरी वस्तु को जिस दर पर त्यागती है या लेने को तैयार होती है, जिससे कि उसकी कुल संतुष्टि वही की वही रहे, तो उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। यहाँ एक टेबल शो किया गया है। इस टेबल में संयोग, वस्तु x, वस्तु y, प्रतिस्थापन की दर प्रेजेंट किया गया है। इसमें देखते हैं कॉम्बिनेशन A B C D है। x की यूनिट्स दी गई है 1 2 3 4 5, y की है 12 8 5 3 2। अब यहाँ देखते हैं ये किस रेट से एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम x की यूनिट बढ़ाते जाते हैं, मीन्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता है 10, तो जो वस्तु y होती है उसकी यूनिट्स क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। मीन्स कि x वस्तु की हम जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हैं, हमें y वस्तु की मात्रा को क्या करना होता है, त्यागना होता है। यहाँ देखिए 12 से ये 8 हो गया, 8 से 5, 5 से 3, 3 से 2, और यही प्रतिस्थापन की दर यहाँ पे शो कर रहा है। जब 12 में से 8 आपका माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा, 8 में से मीन्स 5 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें प्रतिस्थापन की दर को शो किया गया है। उपयुक्त अनधिमान जो अनुसूची में प्रारंभ में संयोग A में उपभोक्ता के पास वस्तु की कितनी इकाई है और वस्तु Y की कितनी इकाई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बताया गया है और वो किस तरीके से इकाइयों का त्याग करती है। ठीक है, इसका फार्मूला है आपका MRX Y इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन वाई अपॉन एक्स, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। ठीक है, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ये आप फिगर देखिए, इसमें फिगर के द्वारा इसमें प्रेजेंट किया गया है कि पॉइंट यहाँ पर A से पॉइंट B पे, ये कॉम्बिनेशन आपका A है, कॉम्बिनेशन B है। किस रेट से हम क्या करते हैं, x वस्तु की मात्रा को अधिक लेने के लिए y वस्तु की मात्रा को किस दर से हम त्यागते हैं, वही हमारा क्या होता है, MRS होता है। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन आता है कि MRS दर घटती क्यों है, कम क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं MRS हमारा कम क्यों होता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्यों घटता है, जब उपभोक्ता क्या होता है कि वस्तु x की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करती है, तब उसकी x वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, प्रबल होती है। x वस्तु की इच्छा प्रबलता में क्या होती है, कमी हो जाती है, अर्थात वह x वस्तु की सीमांत उपयोगिता में गिरने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर जैसे वस्तु y की अधिक से अधिक मात्रा को त्यागा जाता है, तो उसकी वस्तु y को प्राप्त करने की इच्छा में प्रबलता में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तु y की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का त्याग करने से उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मीन्स इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, मीन्स कि आप मान लो कि किसी यूनिट को आप मान लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आप पहला ग्लास का जो पानी पीते हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरा ग्लास आप पियोगे, फिर तीसरा ग्लास पियोगे, तो वो क्या होता है कि वो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटने लगती है। मीन्स कि फिर आपको और यूनिट की अधिकता नहीं चाहिए, आप क्या करते हो कि उससे आपका जो सीमांत संतुष्टि या उपयोगिता होती है वो गिरने लगती है। वही इसमें भी है, x और y वस्तु में दिखाया गया है आपको,
और है इसमें, और जैसे जैसे हम क्या करते हैं तटस्थता वक्र के नीचे आते हैं, तटस्थता वक्र पर नीचे की ओर आते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की प्रत्येक इकाई के लिए वाई को मीन्स कि वाई का त्याग होता है और वो घटने लगती है। इसका तटस्थता वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका कारण क्या है, जैसे जैसे हम तटस्थता वक्र पर नीचे की ओर बाएं से दाएं जाते हैं, एमआरएस जो होता है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में गिरने की प्रवृत्ति होती है। एक चीज़ और यहाँ नोट किया जा सकता है, एमआरएस जितनी अधिक होगी उन्नतोदरता मीन्स कॉन्वेक्स भी उतनी ही अधिक होगा। ये पॉइंट नोट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कंज्यूमर बजट। अब जैसे कि आप फैमिली में रहते हो तो फैमिली का भी बजट होता है, तो उसी तरह यहाँ पे जो उपभोक्ता होता है उसका अपना बजट होता है। तो चलिए देखते हैं बजट लाइन या बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोग को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय को दो वस्तुएं, यहाँ भी आपको देखा गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दो वस्तुओं को लिया गया, दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर व्यय करके खरीदा जा सकता है। मीन्स कि उपभोक्ता होता है, उसकी लिमिटेड इनकम होती है और दो वस्तुएं होती हैं एक्स और वाई, हमारी एक लिमिटेड इनकम होती है। इन दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं और इस पे हम इस तरीके से खर्च करते हैं। ये आपका यहाँ फिगर में शो किया गया है कि आप इसको बजट रेखा द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स गुड्स लोगे और ये वाई है तो वाई पे वाई गुड्स लोगे। ये आपका जो ये लाइन है, ये जो स्लोप है, ये बजट का स्लोप कहलाता है। बजट का समीकरण देखिए यहाँ पर P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू वाई है, जहाँ पे आपका y जो है वो आपका इनकम हो जाएगा। P1 पहली वस्तु की कीमत, x1 पहली वस्तु है और P2 दूसरी वस्तु की कीमत और x2 दूसरी वस्तु है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो तो ये वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा आप। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें देखा गया है, माना कि उपभोक्ता के पास x तथा y वस्तुओं पर व्यय करने के लिए कितने रुपए हैं, 50 रुपये हैं, ठीक है। माना x वस्तु की प्रति इकाई कीमत देखिए 10 रुपीज़ है, ठीक है, और y वस्तु की प्रति इकाई कीमत आपका 5 रुपीज़ है। यदि उपभोक्ता, इसमें देखिए उपभोक्ता की संपूर्ण आय कितनी है, लिमिटेड इनकम उसकी कितनी है, 50 रुपीज़। वाई वस्तु पर अगर व्यय करता है तो वह वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, 10 इकाइयाँ खरीदेगा। इसके विपरीत वस्तु x की 5 इकाइयाँ खरीद सकेगा। 5x तथा 10y को एक सरल रेखा से मिला दिया जाता है तो वही हमें क्या देता है, एक रेखा प्राप्त होती है जिसे हम कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब। बजट कांस्टेंट मीन्स बजट सीमा क्या है। बजट समूह को बजट सीमा भी कहते हैं। बजट सीमा दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्य संयोग को प्रदर्शित करता है जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई है। यह है आपका बजट समूह या बजट सीमा। बजट सीमा का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, P1 x1 P2 x2 लेस देन इक्वल टू y। बजट रेखा की ढलान आप कैसे निकालते हैं। बजट रेखा है, जैसे ये इस फिगर में ये बजट रेखा है आपका, तो ये ऊपर से कितना ढलान है, ये बजट रेखा में कितना ढलान है, आप इसको कैसे जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। बजट रेखा का नीचे की ओर ढलान होता है क्योंकि ये नीचे की ओर होता है। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बजट रेखा क्या होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, बजट रेखा नीचे की तरफ ढलान होती है क्योंकि उपभोक्ता की दी हुई आय तथा x तथा y
वाई वस्तुओं की दी गई कीमतों पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की भी अधिक मात्रा केवल तभी खरीद सकता है जब वह वस्तु वाई की कम मात्रा खरीदता है। ठीक है, मीन्स कि दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। अगर आप एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको दूसरी वस्तु की मात्रा क्या करनी होगी, कम करनी होगी। और आप दोनों कॉम्बिनेशन को लोगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। जब वह वस्तु वाई की कम मात्रा खरीदता है। ठीक है, बजट रेखा में परिवर्तन कैसा होता है? बजट रेखा में, अब ये बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होगा? जब बजट रेखा आगे की ओर फॉरवर्ड खिसकती है बिना इसके ढलान में परिवर्तन आय, मीन्स कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जब हमारी आय बढ़ेगी तो कीमतों के स्थिर माना जाता है। मीन्स कि कीमत को इसमें कांस्टेंट मान लिया गया, कीमत अभी नहीं बढ़ रही है, आपकी केवल आय बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में ये बी एल है आपका बजट लाइन, बी डैश एल डैश आपका है, ये भी बजट लाइन है और ये भी है। ये आपके मेनली आपके चेंजेस को दिखा रहे हैं। मूल हमारा मीन्स कि पहला हमारा बजट लाइन ये है, बीच वाला है। अगर हमारी इनकम यहाँ से इंक्रीज़ होती है तो बी डैश एल डैश हमारी बजट लाइन हो जाती है। अगर यहाँ से इनकम हमारी डिक्रीज़ होती है तो बी डबल डैश एल डबल डैश हमारी इनकम हो जाती है। बी डबल डैश और एल डबल डैश आपका बैकवर्ड मीन्स कि पीछे की ओर बजट रेखा के खिसकने को बताती है और बी डैश एल डैश आपके बजट रेखा को आगे की ओर मीन्स कि फॉरवर्ड खिसकने को बताती है। ठीक है, और ये कब होता है? जब हमारे इनकम में जो इनकम है, इनकम में चेंजेस होते हैं। मीन्स कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन क्या होगी, वो आगे बढ़ जाएगी। अगर इनकम हमारी कम हो जाती है तो बजट लाइन हमारी पीछे खसक जाती है। ठीक, बजट रेखा के दो निर्धारक तत्व होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बजट रेखा के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। एक तो वस्तुओं की कीमतें होती हैं, दूसरा वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली उपभोक्ता की आय। अगर हमारी आय और कीमतें दी हुई हैं तो वही बजट रेखा के निर्धारक होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे एक फिगर है उसमें देखते हैं। वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप बजट रेखा में परिवर्तन। ये वस्तु एक्स, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, और ये है जब वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। इस वाले फिगर में हमने देखा कि यहाँ पे कीमत क्या होती है, जो हमारी प्राइस होती है वो स्थिर होती है, मीन्स कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ हमारे प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजेस। यहाँ हमारे प्राइस में चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ये देखिए आपका ये जो आपका फिगर है इसमें दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या है कि एक्स वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो हम क्या करते हैं, फलस्वरूप बजट में परिवर्तन होता है। ये देखिए वाई का क्या है, प्राइस मीन्स फिक्स है, वो जितना प्राइस है वो उतना ही रहे, लेकिन चेंजेस किस में आ रहे हैं, केवल एक्स में आ रही हैं, एक्स गुड्स में आ रही हैं। पहले ये ओ एल डैश था, पहले ये मानते हैं कि आपका बी एल था। ठीक है, ये वाली लाइन मानते हैं, ये बी एल था। ठीक है, अगर हमारी कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये ओ एल डबल डैश हो जाएगा, लेकिन अगर कीमतें घट जाती हैं तो हम एक्स की अधिक मात्रा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ एल डैश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है इसमें वो देखते हैं। आपका इसमें वाई वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वाई वस्तु के कीमत में चेंजेस आ रहे हैं। वाई वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। पहला हमारा मूल क्या है, बी एल है, बी एल यहाँ पे क्या है, एक्स की इनकम के एक्स का प्राइस फिक्स है और वाई के प्राइजेस में चेंजेस हो रहे हैं, बी एल हमारा हो गया। अगर हमारे वाई की इनकम क्या होती है, बढ़ती है, तो ये बी एल
बी डैश एल डैश हो जाएगा। अगर ये कम होगी प्राइस तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम बी एल की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। अगर कम प्राइस हो जाएगा तो ये बी डैश एल डैश हो जाएगा। ठीक है, आई होप इधर आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन मीन्स कि एक कंज्यूमर एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। अभी तो हमने पढ़ लिया, बजट लाइन पढ़ लिया और इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो देखते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे संतुलन की स्थिति में होता है। अब उपभोक्ता संतुलन होता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उपभोक्ता के इष्टतम चयन से है। ये तब प्राप्त होता है जब क्या होता है, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता संतुलन की क्या होती हैं, 2 शर्तें होती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये आपके एग्जामिनेशन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला इसका है MRS XY = PX अपॉन PY। इसमें MRS XY क्या शो कर रहा है, IC का ढलान, और PX अपॉन PY आपको कीमत रेखा या बजट रेखा की ढलान बता रही है। अतः संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो IC होगा तथा कीमत रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। सेकंड है आपका तटस्थता वक्र संतुलन बिंदु पर उन्नतोदर होना चाहिए। कैसा, कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये देखिए, आप ये फिगर देखिए, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स वस्तु वाई वस्तु ली गई है। ये आपका हो गया, ये बजट लाइन है और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व। तो ये जिस पॉइंट पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र एक दूसरे को टच करेंगे तो वहाँ पे उसी पॉइंट पे क्या होता है कि कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में होता है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका क्यू पॉइंट पे क्या है, संतुलन में है उपभोक्ता, एस पॉइंट पे क्यों नहीं है। एस पॉइंट जो है और टी पॉइंट है उस पर क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू पॉइंट जो है वो ऊंचे अधिमान वक्र को बताता है, किसके सापेक्ष में, एस पॉइंट के और टी पॉइंट के। ठीक है, और यहाँ हमारी कंडीशन भी फुलफिल होती है। ये हमारे बजट लाइन को क्या कर रहा है, ये इंडिफरेंस कर्व, ये हमारे बजट लाइन को क्या कर रहा है, क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये हमारे मूल बिंदु के क्या है, कॉन्वेक्स है। यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, इसलिए उपभोक्ता क्या होगा, इस पॉइंट पे संतुलन की स्थिति में होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब डिमांड क्या होती है। साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम इच्छा या आवश्यकता व मांग शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु क्या अर्थशास्त्र में इसका क्या होता है, अलग अलग अर्थ होता है। इच्छा क्या होती है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में जो लालसा होती है उसे हम इच्छा कहते हैं। मीन्स जैसे आपका मन कभी कभी होता है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, तो एक तरीके की इच्छा होती है, राइट। अब आवश्यकता क्या हो जाएगी, जब इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त धन होता है और उसको व्यय करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, मीन्स कि हम करना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं, तब हमारी इच्छा क्या होती है, आवश्यकता बन जाती है। लेकिन जब हमारे पास धन ही ना हो, मीन्स पैसा ना हो, और हम केवल सोचें कि हम ये खा लें या ये खरीद लें या कुछ भी, हमारे पास इनकम नहीं है, तो वो केवल आपकी एक इच्छा ही रह जाएगी। ठीक है, वो आपकी आवश्यकता नहीं बन पाएगी। तो चलिए देखते हैं, मांग के अंतर्गत निम्नलिखित कितने तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे क्रय कर सकने के लिए साधन, साधनों को व्यय करने की तत्परता, वस्तु की इच्छा का कीमत विशेष से संबंधित होना, मांग का संबंध किसी विशेष से होना। ठीक है, मांग का संबंध आपका अर्थशास्त्र में समय और धन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। अब मांग क्या होती है। मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए
समय में, यहाँ आपने देखा क्या है, दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आलू की मांग 10 क्विंटल है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, आलू की मांग 15 रुपये किलो पर कितना है, 10 क्विंटल है। क्या इससे क्या पता चल रहा है आपको? और नेक्स्ट है आपका, आलू की मांग 15 रुपये किलो पर दिल्ली में प्रतिदिन 10 क्विंटल है। कौन सा आपको इसमें से पॉइंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है? थर्ड वाला, क्योंकि आप इसमें एक प्राइस बता सकते हो, दूसरा कि टाइम, और तीसरा क्या है आपकी क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है, तीनों चीज़ हमें मिल गई। पहले पॉइंट में क्या है, आलू की मांग 10 क्विंटल ही है। ठीक है, बस ये मात्रा बता रहा है, कितने प्राइस से है ये कुछ नहीं बता रहा, और टाइम क्या है वो भी कुछ नहीं। ठीक है, आई होप इधर आपको क्लियर हो। उपरोक्त 3 उदाहरणों में तीसरा उदाहरण ही क्या है, उपयुक्त एवं पूरा है, क्योंकि इसमें वस्तु की मात्रा, कीमत व समयावधि तीनों का ही क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रभावपूर्ण मांग क्या है? मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसमें 3 बातें सम्मिलित होनी चाहिए। देखिए, प्रभावपूर्ण मांग क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? पहला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, मैंने बताया पहले ही, अगर इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उसे क्रय करने के साधन होने चाहिए। और तीसरा, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रयोग करने की तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, मांग तथा आवश्यकता में अंतर। अब हमने पढ़ा कि मांग तथा आवश्यकता में अंतर क्या होता है। चलिए आप देख लेते हैं कि मांग तथा आवश्यकता में अंतर क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम मांग को ही आवश्यकता समझ लेते हैं कि हमारी जो आवश्यकता है वही हमारी मांग है, और मांग को आवश्यकता समझ लेते हैं। तो चलिए इन दोनों में अंतर क्या है। जो इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है। ठीक है, अगर हमारी किसी चीज़ के लिए इच्छा है तो हमारी उसके लिए आवश्यकता भी उसी से आवश्यकता का जन्म होता है। लेकिन मांग में क्या होता है, आवश्यकता से मांग बनती है। अगर हमारी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उससे हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, किसी वस्तु की मांग करते हैं। आवश्यकता मूल्य निरपेक्ष होती है, मीन्स कि आवश्यकता जो होती है वो मूल्य निरपेक्ष होती है, अर्थात इसका मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि मांग क्या होती है, मूल्य सापेक्ष होती है, अर्थात मांग मूल्य पर निर्भर करती है। जो प्राइस का क्या होता है कि डिमांड के साथ आपका रिलेशन होता है। आवश्यकता की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। आवश्यकता की प्रकृति क्या है, लगभग स्थायी होती है। और मांग परिवर्तित होती है। इसमें मांग में क्या है, मांग परिवर्तनशील होती है, अर्थात मूल्य व समय के बदलने पर क्या होता है, मांग भी हमारी बदलती रहती है। अगर मूल्य उसका चेंज हो रहा है, मीन्स प्राइस चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग भी, तो मांग क्या होती है, वो बदलती रहती है। लेकिन आवश्यकता की प्रकृति लगभग क्या होती है, स्थायी होती है। चलिए, इतना क्लियर होने के बाद हम आगे देखते हैं कि मांग की सारणी अथवा अनुसूची अथवा मांग वक्र। मांग की सारणी कैसी होती है, मांग वक्र क्या होता है, और मांग अनुसूची, उसी को मांग सारणी को ही मांग अनुसूची कहते हैं। तो मांग वक्र कैसे होता है, ठीक है। मांग की सारणी अथवा अनुसूची, मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर क्या करती है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताती है। एक अर्थशास्त्रीय बेनहम के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर क्या होता है, दिए हुए मूल्यों पर जितनी बिक्री होती है, यदि उसे एक सारणी के रूप में क्या कर दिया जाता है, टेबल के फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, मांग सारणी कहलाती है। मांग सारणी के प्रकार भी है, एक व्यक्तिगत होता है और एक बाजार मांग सारणी होती है, ठीक है। मीन्स इंडिविजुअल, मीन्स की पर्सन, मीन्स की जैसे कि ये मेरा हो गया, आपका हो गया, इस तरीके से एक तरीके का इंडिविजुअल हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट में देखते हैं तो वो सबको ऐड कर दिया जाता है, उसमें जो व्यक्तिगत होती है मांगें, वो सारी व्यक्तिगत मांगों को जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो आपका बाजार मांग सारणी बन जाएंगी, ठीक है। इसको हम आगे चल के फिगर से भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम।
व्यक्तिगत मांग सारणी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को बताने वाली सारणी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग सारणी आप इस टेबल से समझ सकते हैं, जिसमें इस टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। सेब की कीमत क्या है? प्रति केजी में दिया गया सेब की मांग, ये इंडिविजुअल मांग है। इसमें प्राइस और डिमांड दिखाया गया है। लेकिन बाजार मांग क्या होती है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समुच्चय बाजार में, मीन्स कि सब उपभोक्ताओं की मांग को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। बताने वाली सारणी को मांग बाजार मांग सारणी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि आप सेब की कीमत क्या है? 10, 8, 6, 4 इस तरीके का। और इसमें राम श्याम इन दोनों की मांग को क्या किया गया? ऐड कर दिया गया, जो हमारा क्या बन गया है? बाजार मांग। तो इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं डिमांड कर्व क्या है। जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग की मात्राओं और उनसे संबंधित मूल्यों को रेखाचित्र में, जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की विभिन्न मांग की मात्राओं और उससे संबंधित मूल्यों को रेखाचित्र में प्रदर्शित किया जाता है, तो इनसे निर्मित रेखा को क्या कहते हैं? मांग वक्र कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार मांग सारणी का ये जो सारणी आपकी बनी हुई है, ये जो टेबल फॉर्म है, इसी को आप क्या करोगे? आप चित्रीय निरूपण मीन्स कि डायग्राम के रूप में क्या करोगे? इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी मांग रेखा कहलाती है। मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र, जैसे कि मांग सारणी होती है दो प्रकार की, एक व्यक्तिगत और एक बाजार मांग वक्र होती है। तो मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र। जो वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक व्यक्ति की मांग को बताता है, उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। यह वक्र व्यक्तिगत मांग सारणी के आधार पर बनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका बाजार मांग वक्र, जो वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समुच्चय बाजार की मांग को बताता है। इसमें देखिए समुच्चय बाजार की मांग को लिया गया है, उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। यह बाजार मांग वक्र सारणी के आधार पर बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मांग वक्र है, राम का है और ये श्याम का है, और यहाँ पे मार्केट मांग वक्र है। ठीक है, जब ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है बाजार मांग वक्र। यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस ले लिया गया है, एक्स एक्सिस पे उसका डिमांड या मात्रा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मांग फलन वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मांग फलन क्या होता है। व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? dx आपका यहाँ पे डिमांड हो गया, f फंक्शन है, px आपका x वस्तु की कीमत है, pr संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, y आपका इनकम है, t आपका उपभोक्ता की रुचि मीन्स टेस्ट हो गया है। ठीक है, अन्य कारक स्थिर रहने पे ये क्या हो जाता है? dx इक्वल टू किस पे? मेनली अर्थशास्त्र क्या होते हैं कि कीमत का ही अध्ययन करते हैं, तो इसमें बाकी अन्य जो कारक होते हैं उसको स्थिर कर दिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, ताकि हम मांग का कीमत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर पाएँ। बाजार मांग वक्र क्या है? यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करता है। बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत फलन के तत्वों के अतिरिक्त यहाँ पे देखिए आपका व्यक्तिगत फलन भी इंक्लूड किया गया है, और भी कुछ पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं, जैसे आपकी जनसंख्या की मात्रा कितनी है, आय का वितरण कैसा है। ठीक है, उपभोक्ता मांग वक्र तथा मांग फलन के निर्धारक। देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत मांग फलन का निर्धारक वस्तु की कीमत हो गई है संबंधित, जैसे हमने ऊपर अभी मांग फलन का इक्वेशन जो देखा उसमें उससे ये पता ही चलेगा कि क्या है कि संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि। यहाँ पे व्यक्तिगत मांग में सभी निर्धारक क्या क्या हैं? ऋतु में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय में अगर परिवर्तन होता है, मीन्स धन का वितरण कैसा है, व्यापार चक्र की अवस्था कैसी होती है, बचत करने की प्रवृत्ति कैसी है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, और संयुक्त मांग की
वस्तुएं। संयुक्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनकी एक साथ हम डिमांड कर लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा बटर और ब्रेड। मीन्स ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। कार और पेट्रोल। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे के वीडियो कंटिन्यू आप इसके पार्ट थर्ड में, अगर पार्ट थर्ड में हम आगे इसकी और सारी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना हो या वीडियो से रिलेटेड या और भी कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चाहिए तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।